सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से विधि द्वितीय वर्ष के लिए अपन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में आज अपन सेक्शन 16 से 19 तक चर्चा करेंगे, जिनका वर्णन इस अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 6 में है। और इस अध्याय का मुख्य सब्जेक्ट जो है वो है न्यायपीठ है कि लोकपाल संस्था जो है वो न्यायपीठों के माध्यम से काम करेगी। जिस प्रकार बेंच होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उस हिसाब से लोकपाल संस्था की भी अपनी बेंच या न्यायपीठें होंगी, लेकिन वो जो न्यायालयों की पीठें हैं उनसे भिन्न पीठें होती हैं। ये तो जिन पीठों के माध्यम से या जिन न्यायपीठों के माध्यम से लोकपाल अपना कार्य करेगा, उनके संबंध में आज अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है, लोकपाल की न्यायपीठों के गठन, कार्यांतरण व विनिश्चयों की प्रक्रिया के संबंध में बताइए। सेक्शन मैंने आपको बताया 16 से लेकर 19 तक अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सेक्शन 16 की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें लोकपाल की न्यायपीठों के गठन के संबंध में चर्चा की गई है। तो सेक्शन 16 में इन न्यायपीठों के संबंध में जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो इसमें सेक्शन 16 में जो उपधारा 1 है उसमें कुछ बिंदुओं को रखा गया है और उनमें पहला बिंदु है कि लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा। देखिए, लोकपाल संस्था को जो भी जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार दिया गया है, शक्तियाँ दी गई है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध जो मामलों की सुनवाई होगी, उन सुनवाई को करने के लिए न्यायपीठें इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया है कि कोई न्यायपीठ अध्यक्ष व 2 या 2 से अधिक उतने सदस्यों से गठित की जा सकेगी जितने अध्यक्ष द्वारा उचित समझी जाए। तो पहली बात तो देखिए, लोकपाल की इन न्यायपीठों के गठन की शक्ति जो है वो लोकपाल के अध्यक्ष को है, और जो न्यायपीठें गठित की जाएगी उनमें लोकपाल सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए, लेकिन हर न्यायपीठ का एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 2 या 2 से अधिक सदस्य उसमें रखे जाएंगे। किसी भी लोकपाल की न्यायपीठ में कितने सदस्य होंगे ये डिसाइड करने का पावर जो है या शक्ति जो है वो किसको दी गई है? लोकपाल के अध्यक्ष को दी गई है। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात जो डिस्कस की गई है वो है कि प्रत्येक न्यायपीठ में सामान्यतः कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा। देखो, सदस्य कम से कम 2 रखे जाएंगे और ज़्यादा कितने भी रखे जा सकते हैं, लेकिन एक जुडिशियल एक्सपर्ट या एक न्यायिक विशेषज्ञ प्रत्येक न्यायपीठ में होगा। चौथी बात इसमें यह कही कि जिस न्यायपीठ में अध्यक्ष शामिल होगा वहाँ ऐसे न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। और यदि किसी न्यायपीठ में लोकपाल का अध्यक्ष खुद शामिल नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में लोकपाल के अध्यक्ष से भिन्न व्यक्ति द्वारा ही भी अध्यक्षता की जा सकेगी। और उसके संबंध में आगे वाले इस 5वें बिंदु को देखिए आप कि जिस न्यायपीठ में अध्यक्ष शामिल नहीं है तथा उसका गठन न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों से हुआ है, तो वहाँ ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोकपाल की प्रत्येक न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा, तो यदि उस न्यायिक सदस्य के साथ उस न्यायपीठ में लोकपाल का अध्यक्ष शामिल है तब तो अध्यक्षता वही करेगा। और यदि लोकपाल का अध्यक्ष जो है किसी न्यायपीठ में सदस्य नहीं है तो ऐसी पीठ में बाकी अन्य सदस्यों को अध्यक्षता का अवसर नहीं दिया जाएगा, केवल न्यायिक सदस्य को ही अध्यक्षता करने का अवसर दिया जा सकता है। अगली बात देखिए आप, इसमें जो है 5वां बिंदु जो लिखा गया है पीठों के बारे में, स्थान के बारे में। तो देखो, लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में अधिष्ठापित की जाएंगी, तो जितनी भी बेंच हैं वो न्यू दिल्ली में स्थापित होंगी, तथा इसके अलावा अन्य ऐसे स्थान पर भी अधिष्ठापित की जा सकेंगी जहां लोकपाल विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें। ठीक ऐसे ही प्रावधान है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो भारत के राष्ट्रपति की सहमति से दिल्ली से भिन्न स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित कर सकता है। वैसे ही लोकपाल का अध्यक्ष जो है वो दिल्ली से बाहर भी लोकपाल की न्यायपीठों का गठन कर सकता है। ये 5 बिंदु मुख्यतया लोकपाल की न्यायपीठों के बारे में सेक्शन 16 की उपधारा 1 में डिस्कस की गई थी। सेक्शन 16 की उपधारा 2 में जो बात कही गई है वो ये है
कि लोकपाल ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित करेगा जिसके संबंध में लोकपाल की प्रत्येक न्यायपीठ अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी। तो कौन से क्षेत्र में लोकपाल की न्यायपीठ क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करेगी, शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, उसे अधिसूचित लोकपाल संस्था को करना पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरा जो खंड है इसमें, उसमें यह कहा गया कि उपधारा में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष को समय समय पर न्यायपीठ का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार किसी न्यायपीठ को कोई क्षेत्राधिकार या शक्ति सौंप दी गई है तो इन फ्यूचर यदि लोकपाल का अध्यक्ष चाहे तो वो उन न्यायपीठों का पुनर्गठन करते हुए एक दूसरे का जो जुरिस्डिक्शन है वो सौंप सकता है, या एक दूसरे के जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अंतरित कर सकते हैं। ये पुनर्गठन की शक्ति जो है वो लोकपाल के अध्यक्ष को है। एक इसमें देखिए, यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, किसी भी मामले की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम या स्टेज पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को ये प्रतीत होता है कि ये मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई 3 या अधिक सदस्यों से बनी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए, तो ऐसे मामलों या विषयों को अध्यक्ष ऐसी न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा या करवा सकेगा जिससे वह ठीक समझे। तो देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि मामला अगर महत्वपूर्ण प्रकृति का है तो बड़ी पीठों से उसका निर्धारण जरूरी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लगता है कि 3 से ज़्यादा सदस्यों वाली न्यायपीठ होनी चाहिए तो ऐसी पीठ को अध्यक्ष जो है ऐसे मामले को अंतरित कर सकता है। ये बातें जो है वो सेक्शन 16 में डिस्कस की गई। फिर सेक्शन 17 में जो बात कही गई है वो ये है कि जहाँ न्यायपीठें गठित की जाती हैं वहाँ अध्यक्ष समय समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायपीठों के बीच लोकपाल के कार्यों का वितरण करने हेतु प्रावधान कर सकेगा तथा उन विषयों के संबंध में भी प्रावधान कर सकेगा जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। तो ये बातें जो हैं वो ये है कि लोकपाल न्यायपीठों के संबंध में लोकपाल का अध्यक्ष जो है वो समय समय पर अधिसूचना द्वारा उनके कार्यों का निर्धारण करेगा। सेक्शन 18 में ये कहा गया है कि किसी भी न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित करने की शक्ति अध्यक्ष को है। तो देखो अगर किसी न्यायपीठ द्वारा किसी मामले की सुनवाई की जा रही है और उस मामले को यदि चाहे तो लोकपाल का अध्यक्ष जो है वो किसी दूसरी न्यायपीठ को अंतरित कर सकता है। और ऐसा कब किया जा सकता है, तो इस संबंध में ये सेक्शन साफ उल्लेख करता है कि ऐसा या तो शिकायतकर्ता के कहने पर किया, शिकायतकर्ता के या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए आवेदन मिलने पर ही ऐसा किया जा सकता है। तो देखो या तो उस व्यक्ति द्वारा अंतरण का आवेदन किया जा सकता है जिसने शिकायत की, या उस लोक सेवक द्वारा अंतरण का आवेदन दिया जा सकता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। इसके अलावा इस अधिनियम का सेक्शन 19 ये कहता है कि इन न्यायपीठों द्वारा अपने विनिश्चय बहुमत से जारी किए जाएंगे, और यदि निर्णय जो है वो समसंख्या के कारण संतुलन की स्थिति में आ जाता है या न्यायपीठों के जो सदस्य हैं वो बराबर मतों में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मामले को लोकपाल के अध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जो या तो स्वयं उस पर सुनवाई करेगा या लोकपाल उस संबंध में एक या अधिक और सदस्यों को निर्दिष्ट करके उस पर बहुमत को कायम करने का प्रयास करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ मेजोरिटी कायम नहीं हो पाती है, इक्वल मत आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में या तो लोकपाल खुद सुनवाई करते हुए अपना मत देगा या फिर अपनी तरफ से 1, 2, 3 जितने भी विशेषज्ञों की आवश्यकता उससे पड़ती है बहुमत को डिसाइड करने के लिए, उस संख्या में विशेषज्ञों को निर्देशित वो कर सकेगा। इस प्रकार ये कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन ने और डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।